अगर आपकी वेबसाइट भी 2026 में गूगल पे रैंक नहीं कर रही तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट की ऑन पेज प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं है और आप कीवर्ड्स को एक ही कीवर्ड को बार बार यूज़ करने से या एक ही कीवर्ड को बार बार ऐड करने से काम नहीं चलता। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक कंप्लीट ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट, जिसको यूज़ करके मैं अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप पेज में, एआई ओवरव्यूज़ में और एआई सर्च इंजन्स में रैंक करता हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल असद जाफ़र, माई सेल्फ असद जाफ़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम यहाँ शेयर करते हैं एसईओ की टेक्निक्स, एसईओ की स्ट्रेटजीज़ और रियल वर्ल्ड एसईओ मेथड्स जो कि हेल्प आउट करते हैं एआई सर्च इंजन्स में, गूगल पे और एआई सर्च चीज़ में रैंक करने के लिए। तो अगर आपकी कोई ब्लॉग वेबसाइट है या फिर आप कोई बिज़नेस वेबसाइट रन करते हैं या आपका कोई लोकल बिज़नेस है या फिर आपने कोई एफिलिएट वेबसाइट बनाई है, तो ये कंप्लीट ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट आपको हेल्प आउट करने वाली है आपकी वेबसाइट को टॉप एआई सर्चेज में रैंक करने के लिए, एआई सर्च इंजन में साइट करने के लिए और गूगल के एसईआरपी पेज पे टॉप 3 में लाने के लिए। नंबर 1 पे है यूज़र सर्च इंटेंट को समझना। अगर आप कोई पेज पब्लिश करने लगे हैं या फिर कोई पेज का कंटेंट लिखने लगे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यूज़र इंटेंट को अंडरस्टैंड करना। मींस जिस कीवर्ड पे आप आर्टिकल्स या कंटेंट लिखने जा रहे हैं या जो कीवर्ड के ऊपर आप पेज पब्लिश करने जा रहे हैं, उस कीवर्ड के रिलेटेड यूज़र को क्या चीज़ चाहिए। मींस कि आपने अंडरस्टैंड करना है यूज़र की क्यूरी क्या है और यूज़र क्या चाहता है, यूज़र को सोल्यूशन में क्या चीज़ चाहिए। नॉर्मली इंटेंट 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इंफॉर्मेशनल, नंबर 2 कमर्शियल, नंबर 3 ट्रांजैक्शनल एंड नंबर 4 इज़ नेविगेशनल। इंफॉर्मेशनल मीन्स कि यूज़र को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ एसईओ। एंड कमर्शियल मीन्स यूज़र कुछ चीज़ बाय करना चाहता है, मीन्स एसईओ सर्विसेज। नंबर 3 ट्रांजैक्शनल एंड नेविगेशनल। ट्रांजैक्शनल एंड नेविगेशनल मीन्स एक यूज़र को कुछ चीज़ के बारे में पता है लेकिन वो उसको कंपेयर करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल बेस्ट एसईओ टूल्स, विच मीन्स कि यूज़र को 2 एसईओ टूल्स या 3 एसईओ टूल्स के बारे में पता है, वो उनको कंपेयर करना चाहता है। तो इस तरह जब आप एक यूज़र के इंटेंट को डिफ़ाइन करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करके अपने कंटेंट को राइटअप करेंगे तो आपका यूज़र डिफ़ाइन हो जाएगा। नॉर्मली विदाउट टूल्स आप यूज़र के इंटेंट को इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो आपका कीवर्ड है उसको आपने गूगल पे सर्च करना है और गूगल के टॉप पे जो वेबसाइट्स आएंगी उनको आपने एनालाइज करना है। उन वेबसाइट्स का टाइटल, उन वेबसाइट्स का मेटा टैग्स, उन वेबसाइट्स के हेडिंग्स H1, H2, H3, उन वेबसाइट्स के स्कीमाज, उन वेबसाइट के FAQs अगर उन्होंने ऐड किए और उस वेबसाइट के कंटेंट की डेप्थ क्या है। तो जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि यूज़र बेसिकली चाहता क्या है और गूगल किस टाइप की वेबसाइट्स को टॉप पे रैंक कर रहा है। तो यूज़र के इंटेंट को अंडरस्टैंड करना फर्स्ट प्रायोरिटी है ताकि आपका कंटेंट रैंक हो और यूज़र को उसके रिलेटेड क्यूरीज मिले। नंबर 2 टाइटल टैग और मेटा टाइटल। मेटा टाइटल आज भी एसईओ में एक इम्पोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। मेटा टाइटल को राइटअप करने का सिंपल फार्मूला है आपका प्राइमरी कीवर्ड प्लस बेनिफिट्स प्लस ईयर। फॉर एग्जांपल ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट फॉर बेटर रैंकिंग इन 2026। मेटा टाइटल को इफेक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपका मेटा टाइटल अंडर 60 कैरेक्टर्स के होना चाहिए। प्राइमरी कीवर्ड स्टार्ट में ऐड हो। अवॉइड स्टफिंग कीवर्ड्स, अपने आप बार बार कीवर्ड्स को ऐड नहीं करना। एक ऑप्टिमाइज और वेल ऑर्गेनाइज्ड मेटा टाइटल CTR और वेबसाइट की रैंकिंग दोनों को इम्प्रूव कर देता है। नंबर 3 मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन डायरेक्टली रैंकिंग पे इफेक्ट नहीं करता, हाउएवर मेटा डिस्क्रिप्शन CTR को इम्प्रूव करवा देता है और रैंकिंग में CTR बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए ज़रूरी है कि आपका प्राइमरी कीवर्ड डिस्क्रिप्शन के स्टार्ट में आए, सेमेंटिकली कीवर्ड्स को ऐड करें और बेनिफिट्स को साथ में ऐड करें। एक इफेक्टिव मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ अंडर 160 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट इन 2026 लर्न कंटेंट, टाइटल्स, मेटा टाइटल्स, इंटरनल लिंकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। नंबर 4 एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स गूगल और यूज़र दोनों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स के लिए ज़रूरी है कि आपका यूआरएल शॉर्ट, कंसाइज और क्लियर होना चाहिए। यूआरएल में डेट्स ना ऐड करें, नंबरिंग ना ऐड करें और स्टफिंग कीवर्ड्स को ना ऐड करें। मेनली आपका प्राइमरी कीवर्ड ही आपका यूआरएल हो सकता है। नंबर 5 हेडिंग्स प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करें।
मीन आपके हेडिंग्स प्रॉपर ऑप्टिमाइज होने चाहिए। H1 आज भी रैंकिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। जब भी गूगल का क्रॉलर या किसी भी सर्च इंजन का क्रॉलर वेबसाइट या पेज पे आता है या उसको विजिट करता है तो सबसे पहले वो क्रॉल करता है H1 को या टाइटल को। वो देखता है कि इस टाइटल में क्या चीज़ है और इसकी बेस पे वो सारे के सारे पेज को या आपके वेबसाइट को एनालाइज कर लेता है कि इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए। तो आपका H1 कंसाइज, टू द पॉइंट और आपके टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहिए। इसी के साथ साथ आप यूज़ करने हैं अदर हेडिंग्स H2, H3, H4, H5 और H6 इन प्रॉपर हिरार्की। आपके जो हेडिंग्स हैं वो प्रॉपर हिरार्की में होनी चाहिए और वेबसाइट या आपके पेज के कंटेंट को डिफाइन करनी चाहिए। साथ ही साथ आपने सेमेंटिक कीवर्ड्स को यूज़ करना है, एक ही कीवर्ड को बार बार यूज़ नहीं करना। तो एक प्रॉपर और वेल ऑप्टिमाइज्ड हेडिंग वेबसाइट के पेज को या वेबसाइट को रैंक करने में बहुत हेल्प आउट करती हैं और साथ ही साथ ए क्रॉलर्स और ए सर्च इंजन्स को भी फेच करने के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नंबर 6, ह्यूमन फर्स्ट कंटेंट। अब गूगल एआई के आने के बाद बहुत एडवांस हो चुका है और समझता है, अंडरस्टैंड करता है कि पेज का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, यूज़र का बिहेवियर क्या होगा, कंटेंट की डेप्थ कितनी है, सेमेंटिकली कंटेंट कितना इम्प्रूव है और कंटेंट में कितना एक्सप्लेन किया गया है। तो आपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है यूज़र की क्यूरी के हिसाब से, मीन्स के यूज़र को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो अपने क्लियर क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं, लैंग्वेज सिंपल यूज़ करनी है, टू द पॉइंट और प्रिसाइज आंसर होने चाहिए। इसी के साथ साथ आपका गोल गूगल पे रैंकिंग नहीं बल्कि यूज़र की सेटिस्फैक्शन होना चाहिए ताकि यूज़र को जो चीज़ उसको चाहिए या जो क्वेरी उसकी है उसको उसका कंप्लीट सोल्यूशन मिले। नंबर 7, इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटजी। इंटरनल लिंकिंग आज भी एक अंडररेटेड एसईओ का फैक्टर है, लेकिन ये गूगल को इंटरनली वेबसाइट को क्रॉल करने में, वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड करने में और टॉपिकल अथॉरिटी और सेमेंटिकली इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ इंटरनल लिंकिंग वेबसाइट्स पे आए हुए क्रॉलर को एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने के लिए भी ज़रूरी है। तो आपकी वेबसाइट में इंटरनल लिंकिंग का होना ज़रूरी है। एक पेज को उसके रिलेटेड पेज के साथ इंटरनली लिंक करें ताकि एक क्रॉलर एक पेज से होकर दूसरे पेज पे आपकी वेबसाइट पे मूव करें। इंटरनल लिंकिंग गूगल के लिए एक पाथवे की तरह काम करता है, बल्कि इवन हर सर्च इंजन्स के क्रॉलर या बोर्ड्स के लिए एक पाथवे की तरह काम करता है ताकि वो एक पेज से दूसरे पेज पे जाके पेजेस को क्रॉल करे और आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करके रैंक कराए। नंबर 8, इमेज एसईओ। इमेज भी एसईओ में एक रैंकिंग फैक्टर है और आपकी वेबसाइट की एसईओ को इम्प्रूव करती हैं और इसके साथ साथ वेबसाइट की ट्रैफिक को भी इम्प्रूव करती हैं। रफली 10% ऑफ गूगल की टोटल जो डेली बेस की सर्चेज हैं वो इमेजेस के थ्रू होती हैं। तो आपकी इमेज वेल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। एक वेल ऑप्टिमाइज इमेज के लिए क्या ज़रूरी है? नंबर 1, इमेज क्लियर और क्लीन होनी चाहिए। नंबर 2, इमेज का नेम कंप्लीटली डिस्क्राइब होना चाहिए, इमेज को डिस्क्राइब करें। नंबर 2, अपने फाइल नेम एग्जैक्टली नेम यूज़ करना है इमेज का। नंबर 3, अल्टरनेट टेक्स्ट लाजमी यूज़ करना है जो आपकी इमेज को कंप्लीटली डिस्क्राइब करे अगर इमेज किसी वजह से शो नहीं होती। नंबर 4, अपने इमेज का जो फॉर्मेट है वो WebP या JPEG में रखना है और इमेज का साइज़ कम होना चाहिए ताकि सर्वर पे लोड ना पड़े। नंबर 9, पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशंस। कम्पिटिटिव कैटेगरीज में वेबसाइट स्पीड एक इम्पोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर बन चुकी है। स्लो स्पीड वेबसाइट की रैंकिंग और कन्वर्जन दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अपनी वेबसाइट की रैंकिंग और कन्वर्जन को बेहतर रखने के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी वेबसाइट की स्पीड पे फोकस करें। वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। नंबर 1, अब पेज की स्पीड, कोर वेब वाइटल्स का इम्प्रूव होना, लेज़ी लोड, इमेजेस का ऑप्टिमाइज़ होना, आपके होस्टिंग सर्वर का फास्ट होना। इसके साथ साथ मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट, मीन का आपकी वेबसाइट मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। वेबसाइट की स्पीड को चेक करने के लिए टूल्स हैं गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स एंड GTmetrix। नंबर 10, स्कीमा मार्कअप का यूज़ करना। AI एरा में स्ट्रक्चर्ड डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, AI आने के बाद स्ट्रक्चर्ड डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। स्ट्रक्चर्ड डाटा या स्कीमास गूगल को या किसी भी सर्च इंजन्स को ये सिग्नल देते हैं कि ये वेब पेज या यह वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है। लेट्स सपोज आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है तो आपका उसमें ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट है तो उसमें बिजनेस स्कीमा। इस तरह मल्टीपल स्कीमाज होते हैं। FAQ पेज के लिए FAQ स्कीमा, हाउ टू पेज के लिए हाउ टू स्कीमा, वीडियोज़ के लिए वीडियोज़ का स्कीमा,
आर्टिकल पेज के लिए आर्टिकल का स्कीमा। तो ये स्कीमास गूगल को या एआई सर्च इंजन्स को आपकी वेबसाइट को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए सिग्नल्स देते हैं और उनको फेच करवाते हैं आपके डाटा को एआई साइटेशंस के लिए, गूगल एआई ओवरव्यूज़ के लिए। नंबर 11, एआई ओवरव्यूज़ एंड जियो ऑप्टिमाइजेशंस। 2026 में गूगल के SERP पेज पे रैंक होने के साथ साथ एआई ओवरव्यूज़ में और एआई सर्च इंजन में साइटेशंस भी इंपॉर्टेंट हो गई है। ओनली गूगल के SERP पेज पे रैंक करना मैटर नहीं करता, अब आपको एआई ओवरव्यूज़ और एआई सर्च इंजन में भी साइट होना ज़रूरी है। तो आपने अपनी वेबसाइट को या अपने वेब पेज को एआई ओवरव्यूज़ और एआई सर्च इंजन्स के साइटेशन के लिए भी ऑप्टिमाइज़ करना है। उसके लिए ज़रूरी है आपकी वेबसाइट का क्लियर कंटेंट होना, क्लियर हेडिंग का यूज़ करना और उसके साथ साथ FAQ स्कीमास का यूज़ करना, अदर स्कीमास का यूज़ करना, ताकि आपकी वेबसाइट गूगल के SERP पेज पे रैंक होने के साथ साथ एआई, ChatGPT, परप्लेक्सिटी, जेमिनी वगैरह के एआई सर्च इंजन में भी साइट हो और रैंक होना शुरू हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दूसरे SEO फेलोज़ को या अपने मार्केटर को शेयर करें और मुझे बताएं और मुझे कमेंट में बताएं कि आपके लिए ऑन पेज SEO में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ताकि मैं उसके ऊपर आपके लिए नई वीडियो लेके आ सकूं।